नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजेंद्र प्रसाद होंगे राज्य के महाधिवक्ता। सरकार बनने के 49 दिन बाद नियुक्ति हुई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अनुमोदन किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद राज्य के महाअधिवक्ता होंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, सरकार बनने के 49 दिन बाद ये नियुक्ति हुई है, राजेंद्र प्रसाद अब राज्य के महाधिवक्ता होंगे। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? अभी तो ऐसा कुछ दिमाग में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर के लगातार हाईकोर्ट में भी मामला उठा था, उसके बाद राज्य सरकार ने अब तेजी से इस मामले में आगे बढ़ी है और राजेंद्र प्रसाद जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, पहले भी AAG राज्य सरकार में रह चुके हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त हम जो महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद हैं उनके पास ही है। सर, जिस तरीके से सरकार ने आपको नई जिम्मेदारी देखी, किस तरीके से आप देखते हैं? सरकार ने जो नई जिम्मेदारी आपको दी है, किस तरीके से आदेश जारी करेगा? ये जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और सरकार ने दी है। उसके लिए सभी लोग जिन्होंने ये निर्णय लिया उसका धन्यवाद और बहुत खुशी है। आपको एक लंबा कानूनी अनुभव है, सब तरह के मामले पहले भी आप AAG रह चुके हैं, सरकार में महत्वपूर्ण मामलों पर आपने सुनवाई की है, सरकार को सलाह मशवरा भी दिया है। किस तरीके से आप देखेंगे, कैसे एक टीम बनेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे सरकार को साथ लेकर के? नहीं, ये तो सर ऑफिस एज्यूम करने के बाद कौन लोग टीम में होंगे, जो भी टीम होगी अच्छी से अच्छी बने उसके लिए कोशिश करेंगे। और जो टीम होगी सब मिलजुल के, ये किसी एक आदमी का काम नहीं होता है। राज्य सरकार एक बहुत बड़ा संस्थान है और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो टीम तैयार होगी, सब मिलजुल के एकजुट होके जो हमसे अच्छे से अच्छा बन पड़ेगा करेंगे। बिल्कुल, आपका स्वभाव, नेचर, काम और आपकी जो विशेषज्ञता है वो पहले भी सरकार के सामने और केसों में सामने आई है। किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार और राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे प्रयास किए जाएंगे और कौन कौन से क्षेत्र आपकी? नहीं, सरकार जो भी निर्णय लेती है, अगर राय मशवरा होगा तो जो संविधान सम्मत, कानून सम्मत राय होगी हम देने की कोशिश करेंगे। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी जो अच्छे के लिए होगी, जनता के लिए, उसको अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में डिफेंड करेंगे। बस यही काम होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार के बीच में और न्यायपालिका के बीच में एक सेतु का काम करते हैं महाधिवक्ता। किस तरीके से सरकार और न्यायपालिका के संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी? जो लंबित मामले हैं उनके निस्तारण के प्रयास होंगे? नहीं, सरकार और न्यायालय में कोई कन्फ्लिक्ट है ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। संबंध जो संविधान सम्मत संबंध है वो पहले से हैं। जहां आवश्यक होगा, अगर कोई पेचीदगी होगी तो उसमें जो बेहतर किया जा सकता करेंगे। सरकार के मामलों की पैरवी की जाती है, उनके पक्षों को रखा जाता है, आपने पहले भी रखा है और आपके अनुभव से निश्चित ही सरकार ने ये निर्णय लिया है, जो आपके अनुभव अच्छे रहे हैं पहले के। तो अब जो निर्णय आप देखते हैं कि किस तरीके से एक पूरी टीम का समन्वय बनाया जाएगा और इस दिशा में बेहतर के प्रयास किए जाएंगे? सर, जब काम शुरू करेंगे तो सब जो बेहतर कर सकते हैं वो सारा करेंगे। जी। लगभग किस तरीके से आप इन चीजों को देखते हैं कि जो लीगल एक्सपेक्ट्स हैं वो फुलफिल हों और एक टीम तैयार हो? नहीं सर, जो भी लगाए जाएंगे सब वकील होंगे, वो सब अपना काम समझते हैं। अब उसको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की हो जाती है। तो हम सब जैसे ही इकट्ठे होंगे मिलजुल के जो बेस्ट किया जा सकता करें। जी। बिल्कुल आयुषी, ये थे जो महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, जिनका कहना है कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और जो मिलेगी, निश्चित तौर पर एक टीम लेकर के वो उस कार्य को बेहतर दिशा में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार ने उन पर विश्वास जताया है। तो सरकार के जो प्रयास हैं, सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नीति है, उनको वो आगे लेकर के जाएंगे, सरकार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल राकेश, एक बड़ी जिम्मेदारी है राजेंद्र प्रसाद के ऊपर और उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि एक टीम वर्क के तहत ये काम किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। भारत रत्न से सम्मानित होंगे आडवाणी। पीएम ने ये कहा है, मैंने आडवाणी जी को सम्मान के लिए बधाई दी है। उन्होंने ये बातें कही है। भारत के विकास में आडवाणी का बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और बीजेपी के आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी
खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। पीएम मोदी ने लिखा है, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी का भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर के हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय कार्य हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध दृष्टि से भरे रहे हैं। तो आडवाणी की बेटी ने किया बीजेपी सरकार का धन्यवाद। प्रतिभा आडवाणी ने मोदी सरकार का आभार जताया है। पिता को देश का सर्वोच्च सम्मान देने पर धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि मां को सबसे ज्यादा मिस कर रही हूं, ये प्रतिभा आडवाणी की तरफ से कहा गया है। उनकी कमी महसूस कर रही हूं, प्रतिभा आडवाणी ने ये कहा है। मां का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश है। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। तो पीएम मोदी ने आडवाणी को बधाई दी है और लालकृष्ण आडवाणी को देखिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को बधाई दी है। एक्स हैंडल पर उन्होंने लिख करके उनको बधाई दी है। साथ ही साथ प्रतिभा आडवाणी जो कि बेटी है लालकृष्ण आडवाणी की, उन्होंने कहा कि मां का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनकी कमी महसूस कर रही हूं। तो ये प्रतिभा आडवाणी की तरफ से कहा गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और उन्होंने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है और उन्होंने लिखा, आडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। तो ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्वों हमारे वरिष्ठ नेता और कई रूप में रहते हुए उन्होंने अपना दृढ़ नेतृत्व दिया है। तो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता, उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किए हैं। तो हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई है। ये अमित शाह ने लिखा है, आडवाणी जी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न संवैधानिक दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आडवाणी जी को भारतीय राजनीति में प्रामाणिकता के मानक तथ्य करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश, संस्कृति और जनता से जुड़े मुद्दों के लिए अथक संघर्ष किया है। ये बहुत ही खुशी की खबर है कि आडवाणी जी को भारत रत्न के रूप में गौरवान्वित किया गया है। आडवाणी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित भाव से दिया है और हम सब के लिए वो हर समय प्रेरणा के स्रोत रहे। और आज हमें जो दिन देखने के लिए मिल रहा है वो अटल जी, आडवाणी जी दोनों के परिश्रम के कारण ही है। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान उनको अच्छी सेहत रखे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया।
वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है, और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चीन के जासूसी जहाजों को जवाब देने समंदर में उतरा भारत का सबसे बड़ा सर्वे जहाज। नौसेना के बेड़े में आईएनएस संध्याक शामिल हुआ। समुद्र में निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल आईएनएस संध्याक का आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज कमीशन हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना डॉकयार्ड में मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर में हम सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। यहां समुद्री लुटेरों का खतरा बना रहता है। हमने हाल ही में 80 लोगों को रेस्क्यू किया है। हमें लुटेरे बर्दाश्त नहीं है। यह न्यू इंडिया का संकल्प है। साथियों, भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन हिस्टोरिकल है। आईएनएस संध्याक का हमारी नौसेना में शामिल होना निश्चित रूप से हमारी नौसेना की इस पूरे क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता करेगा। मैं भारतीय नौसेना को आईएनएस संध्याक प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। बीते दिनों आप जानते हैं कि किस प्रकार से समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में हमारे कोस्ट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर यमवी लीला नॉर्फॉक नामक एक जहाज को हाईजैक करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय नौसेना ने अपनी सूझबूझ व साहस का परिचय देते हुए उस जहाज को लुटेरों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। आपको दे दें, आज उत्तराखंड कैबिनेट में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट और आज शाम होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, यूसीसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। यूसीसी ड्राफ्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, आज शाम एक कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तो जनसंघ के दौर से बीजेपी का सपना रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड अब साकार होने जा रहा है और इसके ध्वजवाहक बने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। आज ड्राफ्ट को कैबिनेट की भी हरी झंडी मिल सकती है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। देश की सियासत में दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती रही है, लेकिन कभी बात चर्चा से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब उत्तराखंड में ये साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बनाई कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया है। 20 महीनों की स्टडी, रिसर्च और बातचीत के बाद जब ड्राफ्ट सीएम धामी के हाथों में आया तो उन्होंने इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उत्तराखंड की जनता को दिया। और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र जो ये
कोड आएगा तो जो मुगल काल में और ब्रिटिश काल में कुरीति आई है ना, ये कुरीति खत्म होगी और महिलाओं को वो सम्मान मिलेगा जो भारत की संस्कृति में मिलती है। भारत की संस्कृति में नारी तू नारायणी कहा जाता है। भारत की संस्कृति में यत् नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट का स्वरूप दे दिया है। अब शनिवार को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा से इसे पास कराया जाएगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यूसीसी को कानून का दर्जा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है। स्वाइन फ्लू और कोरोना पॉजिटिव गहलोत हुए हैं। एसएमएस के आईडीएच सेंटर में गहलोत का इलाज चल रहा है और आपको बता दें कि राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज जारी है। पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कुशलक्षेम पूछी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की जो तबीयत है वो नासाज चल रही है, कोरोना पॉजिटिव और साथ ही साथ स्वाइन फ्लू भी उनको हो गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखिए ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि उनसे अब एसएमएस के आईडीएच जो चेयरमैन है उन्होंने भी अब हालचाल जानने की कोशिश की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्स हैंडल पर खुद गहलोत ने ये जानकारी दी है। और अगली खबर बाड़मेर से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में दिग्गज नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे। तो लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है और बैठक को संबोधित पार्टी नेता करने वाले हैं। भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है और अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मांडल क्षेत्र में बीती दिनों ये दूसरी बार फायरिंग हुई है। खेत पर जा रहा घायल यहां पर राजू हुआ है। मांडल क्षेत्र के सुरास में ये फायरिंग हुई है। तो फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। भीलवाड़ा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा डाइट में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी ऑफिस में नदारत मिले तो दिलावर ने खुद रजिस्टर लेकर के अनुपस्थिति दर्ज करवाई और कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना अनुमति कोई भी अनुपस्थिति नहीं रहेगा। इस दौरान दिलावर ने डाइट में सफाई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। शौचालय में सफाई व्यवस्था को देख करके दिलावर ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि स्वच्छता से किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं है। इन बिगड़े हुए हालातों को सुधारने को लेकर के दिलावर ने डाइट प्रशासन को सख्त हिदायत दी। तो प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने वन मुख्यालय में करीब 6 घंटे लंबी समीक्षा बैठक की है और इस दौरान मंत्री ने सभी योजनाओं का हालचाल जाना और धीमी गति से चल रहे कामों को लेकर के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बैठक में मंत्री ने फील्ड के सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में आधी रात को भी इंस्पेक्शन पर आ सकता हूं। वन मंत्री ने अवैध खनन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बनाने की बात कही और बैठक में मंत्री ने संभागवार सभी जिलों के अधिकारियों से 1-to-1 संवाद भी किया। देखिए, आज पदभार ग्रहण करने के बाद मैं आज अरण्य भवन में आया हूं। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पहले उनसे वन विभाग के संदर्भ में एक एक योजना पे क्या योजना चल रही है, प्लांटेशन के बारे में, वन्य जीवों के बारे में विस्तार से चर्चा करी। कुछ खामियां थी उसके बारे में उनको उल्लेख भी किया, निर्देशित भी किया। उसके बाद हमारे जो तमाम डीएफओ साहब हैं जो अलग अलग ज़िलों में पदस्थापित हैं, उनसे भी वीसी के माध्यम से बातचीत करी, उनसे भी फीडबैक लिया और जो जो कमियां मुझे लगी, जो मेरे संज्ञान में आई पिछले 15-20 दिन में, सीधा सीधा उनसे संवाद भी किया और निर्देशित किया और ताकीद किया कि आने वाले समय में इस प्रकार की कमियों की जानकारी मेरे पास ना आए।
विशेष रूप से डीओ फोर्स को निर्देशित किया गया है कि जिस जगह वो पद स्थापित हैं, कुर्सी पे चिपकने की बजाय, कुर्सी पे बैठने की बजाय, अर्थात ऑफिस में कम बैठें, फील्ड में ज़्यादा रहें और फील्ड में रह कर के काम करें। और मैंने उनको भी ये कहा है कि मैं कभी भी, किसी भी समय भी, जहाँ वो पोस्टेड हैं, चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में हो, मैं अचानक प्रकट भी हो सकता हूँ और मुझे मेरा अधिकारी वन्य क्षेत्र के अंदर फील्ड में मिलना चाहिए। तो जयपुर विकास प्राधिकरण में लैंड फॉर लैंड घोटाले की चर्चा जोरों पर है। प्रस्तावित सेक्टर रोड के किनारे जमीन के बदले बेशकीमती जमीन देने के खेल में जेडीए के अधिकारियों पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसके बाद यूडीएच मंत्री ने लैंड फॉर लैंड मामले की जांच के निर्देश दिए थे। लेकिन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशों के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने 1 महीना गुजरने के बावजूद जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। हालांकि अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी लैंड फॉर लैंड मामले को लेकर के मीडिया से बचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जांच के आदेश दिए थे, कुछ रिपोर्टें आ गई, कुछ अभी आना बाकी है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी, उसका अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जांच के आदेश दिए थे, कुछ रिपोर्टें आ गई, कुछ अभी आना बाकी है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी, उसका अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि अपराधी की पुलिस ने निकाली सड़क पर परेड। आमजन में विश्वास के लिए अपराधियों की ये परेड निकाली गई। हिस्ट्री शीटर मोइन उर्फ मच्छी की ये परेड निकाली गई। आपको बता दें कि माचला मागरा स्थित मच्छी के घर से ये परेड निकाली गई। चाकूबाजी के आरोप में ये जो मोइन है वो फरार चल रहा था। तो अपराधी की पुलिस ने परेड निकाली है और ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आमजन में विश्वास के लिए अपराधियों की ये परेड निकाली गई है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।